तो गाइस आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि हम कैसे इसको लैब में एनालाइट करते हैं, इसमें से क्या क्या डिटेक्ट होता है, इसका ड्रा ऑफ ऑर्डर क्या है कि जब आप ट्यूब्स लेते हो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की तो कौन सी ट्यूब कहाँ पे देनी है। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके फंक्शंस क्या हैं। तो अनाटॉमी में मैं इतना जाऊंगी नहीं बिकॉज हमें एज अ एमएलटी तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा अनाटॉमी इसमें आती है। तो हम इसकी कलेक्शन की बात करेंगे, लैब वैल्यूएशन की बात करेंगे, विजुअल फंक्शन इसका क्या है, इसमें डीएलसी कैसे करते हैं, कौन कौन से सेल्स हमें कब कब दिखते हैं, किस तरह की इन्फेक्शन में हमें किस किस तरह के सेल दिखेंगे। तो कौन कौन सी इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए हम इसको फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, कौन सी इसको स्टेन होती है, और इस तरह की हम आज इस पे डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप थोड़ा इन स्लाइड्स को ध्यान से देखोगे ताकि फ्यूचर में जब भी आप एमएलटी का एग्ज़ाम दो तो इसके गो थ्रू होके ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे CSF के फंक्शंस क्या हैं। तो जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो है न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड वेस्ट रिमूवल। जो सेकंड फंक्शन है, इट एक्ट एज अ बफर in any condition, so it helps to keep the constant जो आपका केमिकल स्टेट है उसको कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। बाय चांस कई बार क्या होता है कि आपके ब्रेन में या स्पाइनल फ्लूइड में एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं जब मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये एक बफर की तरह काम करेगा कि आपके जो ब्रेन है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन उसको सेफ रखती है उसको कांस्टेंट ही रखेगा। तो इसका थर्ड जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन शॉक। समटाइम क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है जो ब्रेन टिश्यू हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। बाय चांस वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया या कुछ भी है, कोई भी शॉक लगने के कारण, तो क्या होता है CSF फ्लूइड है जो शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे CSF वॉल्यूम की, और इस सेक्शन में से भी क्वेश्चंस आते हैं MLT CS-MLS एग्जाम में। तो ईच डे द ब्रेन प्रोड्यूस अप टू 500 ml ऑफ फ्लूइड। तो जो इसका अडल्ट में वॉल्यूम है 140 ml तक होती है, और इसकी रेंज है जो 100 और 260 ml तक की है। जो टर्नओवर रेट है CSF का अपने ब्रेन में, मतलब कितनी बार ये चेंज होता है सर्कुलेशन इसकी, 3.7 टाइम्स पर डे। तो बेबीज में जो अमाउंट है CSF फ्लूइड की वो 10 to 60 ml है। थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं जो उनकी 80 से 120 ml होती है। और जो CSF का प्रेशर है ये 90 to 180 mm होता है। जैसे कि हमको पता ही है कि हम जब लेटरल पोजीशन में पेशेंट का सैंपल लेते हैं CSF का, उस टाइम होता है कि ये प्रेशर जो नॉर्मल 90 to 180 आता है, लेकिन अगर हम पेशेंट को बिठा के सैंपल ले रहे हैं तो उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली इस यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि CSF प्रेशर किस कंडीशन में बढ़ता है, लेटरल या सिटिंग पोजीशन में। और एक आप ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा याद कर लीजिए। और ज़्यादातर जो CSF का मतलब ज़्यादा 75% ऑफ वॉल्यूम कहाँ पे फॉर्म होता है वो सब आर्कनाइट स्पेस में होता है।
ठीक है। तो ये वाले 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं CSMLS एग्जाम में। चलो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे CSF फ्लूइड की हम कलेक्शन कैसे करते हैं। नॉर्मली CSF फ्लूइड इज obtained बाय द लमर कल्चर. It is occasionally obtained by the cisternal or the ventricular puncture. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैक में से ये ले रहे हैं सैंपल, या लाइंग पोजीशन में या सीटिंग पोजीशन में। जैसा कि मैंने बताया था, जब वो प्रेशर हम देखते हैं पेशेंट का, अगर वो लाइंग पोजीशन में है तो CSF का जो प्रेशर है वो कम होगा, और सीटिंग प्रेशर पोजीशन में जो CSF का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने सैंपल लेना है, या फिर ये जो है सिस्टर्ना, यहाँ पे आपके बैक साइड ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे पैरा होता है, यहाँ से हमने सैंपल लेना है CSF का। जो लमर पंक्चर होता है दैट इज सेफ एंड रैपिड प्रोसीजर। ये ज़्यादातर जो प्रोसीजर है फिजिशियन ही करता है, उसके साथ एक नर्स होती है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असेप्टिक प्रोसीजर है, तो इतना का ज़्यादा, क्योंकि CSF है आपका स्टेराइल होता है, बाय चांस उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है किसी भी नेग्लिजेंसी के कारण, तो मेनिंजाइटिस या कोई भी ट्रेजिक होने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। कलेक्शन से पहले जो आपका फिजिशियन है, जो भी कलेक्ट कर रहा है, उसने क्या करना है, उसने प्रेशर मेजर करना है। जो आपका ऑप्टिक फंजाई है ऑप्थेल्मोस्कोप से, मतलब आपकी ये मेरे ख्याल से आंख के पास होता है, उसमें आपका प्रेशर मेजर होगा कि कितना प्रेशर है। बाय चांस अगर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो वो आपकी असेसमेंट करेगा फिजिशियन कि हाँ, अगर हम ये प्रोसीजर करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। और इफ़ द डिसीजन इज़ टू प्रोसीड देन द CSF मस्ट बी कलेक्टेड विद एक्स्ट्रा केयर। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब असेसमेंट करते हैं तो पता लगता है कि हमेशा जब भी CSF की कलेक्शन करनी है तो उसके प्रोज और कॉन्स काउंट करते हैं फिजिशियन। अगर उसके फ़ायदे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कलेक्शन करेंगे, नुकसान कम है। अगर फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, तो वो CSF की कलेक्शन नहीं करेंगे। एज मैंने आपको पहले ही बताया है कि इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले जो पेशेंट है उसको फीटल पोजीशन में लिटा लिया जाता है। दिस एक्सटेंड द गैप बिटवीन योर लोअर स्पाइनल वर्टिब्रा के बीच थोड़ा गैप आ जाता है। Then the patient is skin thoroughly clean. Then the insert the needle. Before any fluid is removed, the stylet is withdrawn, and it is normal to measure the opening pressure. This is done by attaching manometer, often a glass U-tube containing water, to measure the pressure of the CSF. The CSF pressure causes the level of the water to rise into, and the height can be measured. The normal pressure of CSF is in range about 90 to 180 mm H2O. यहाँ पे मोनोमीटर की हेल्प से है जो CSF प्रेशर को मेजर किया जाता है, जैसे कि ओपनिंग ऑफ द प्रेशर। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी का अगर प्रेशर बढ़ रहा है, दैट मीन्स ट्यूब में कि प्रेशर ज़्यादा है। नॉर्मली जो ओपनिंग प्रेशर होता है 90 से 180 होता है। अगर बाय चांस जो पेशेंट के CSF का प्रेशर है मान लो नॉर्मल है, तो हम 20 ml तक जो CSF है उसको निकाल सकते हैं। अगर उसका प्रेशर 200 से ज़्यादा हो गया तो हम 2 ml से ज़्यादा प्रेशर, मतलब 2 ml से ज़्यादा CSF का सैंपल नहीं ले पाएंगे। जब भी ये कोई भी ऐसा प्रोसीजर करते हैं हमेशा सुपरविजन में करते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस आपने ज़्यादा वॉल्यूम निकाल लिया तो इससे पेशेंट का बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या है। जब भी CSF का
फ्लूइड CSF निकालते हैं तो उस किस ऑर्डर में उसको रखना है। तो हमेशा 4 ट्यूब्स यूज होती हैं। जो तुम्हारी ट्यूब 1 है वो तुम्हारी यूज होगी केमिस्ट्री के लिए या सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कंटेमिनेशन या RBC किसी तरह का ट्रोमा हो गया जब इंसर्ट की नीडल, तो जो आपकी फर्स्ट ट्यूब है वो केमिस्ट्री के लिए ही यूज होगी। समटाइम कंटेमिनेशन हो जाती है या किसी भी तरीके से उसमें RBC आ जाते हैं या बैक्टीरियल कंटेमिनेशन स्किन से ही आ जाती है, तो जो वो फर्स्ट ट्यूब है केमिस्ट्री में जाएगी वो कभी भी आप की माइक्रो में नहीं जाएगी। एज हमें पता ही है कि जो माइक्रोबायोलॉजी कल्चर होता है, तो जो आपका सेकंड ट्यूब है उसमें आपका पूरा स्टीराइल फ्लूइड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया जो CSF है वो पूरी तरह से असेप्टिक होता है, पूरा ही स्टीराइल होता है। थोड़ा सा भी उसमें कंटेमिनेशन हो गया तो बस फिर तो किसी ना किसी तरह की इन्फेक्शन पेशेंट को हो ही जाएगी। तो इसलिए जो सेकंड ट्यूब है वो माइक्रोबायोलॉजी में ही जाएगी। सो बिफोर कलेक्टिंग द सैंपल पीपल शुड जस्ट लेबल योर ट्यूब्स, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी इधर से उधर ट्यूबिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके रिजल्ट हम मतलब मान नहीं सकते कि वो रिजल्ट अच्छे हैं। जो आपकी थर्ड ट्यूब आपकी केमिकल या इम्यूनोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल स्टडी के लिए चली जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी विजुअल एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम ट्यूब 1 देखते हैं, ट्यूब 2, 3, 4, तो फर्स्ट में तुम्हें ब्लीडिंग दिख रही है तो हम ये नहीं सोच सकते ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है या ट्रॉमा के कारण हो रही है। तो हमेशा हमने ट्यूब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ही यूज करनी है विजुअल एग्जामिनेशन के लिए। समटाइम क्या होता है कि हमें फर्स्ट में थोड़ी सी ब्लीडिंग दिख रही है तो वो लाइटर 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 होती जा रही है। दैट मीन्स कि आपने जो प्रोसीजर किया है तो उसमें कोई ना कोई ब्लीडिंग हुई है पेशेंट को, जिसके कारण वो आपकी ट्यूब में आ गई है। तो ज्यादातर ये उस केस में होता है जिसमें आपके इन्फेंट हैं जो ज्यादातर वो स्टिल नहीं रहते, वो हिलते रहते हैं, या कई बार पेशेंट भी अपने आप हिल जाता है बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसीजर, राइट। सो तो इस वजह से जो है आपके RBC आ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्लाउडी फ्लूइड दिखता है ऐसे, जो इसका नॉर्मली अपीयरेंस है इट्स अ काइंड ऑफ क्लियर लाइक वाटर, लेकिन कई बार ये क्या होता है क्लाउडी हो जाता है। या तो ये RBC के कारण होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वाइट सेल्स या सम प्रोटीन्स हो सकते हैं। कई बार इसमें स्मोकी डस्ट की अपीयरेंस दिखाई देती है जो कि मतलब RBC के कारण होती है, तो हम इसको माइक्रोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है इसमें ना, हमें जब हम RBC देखते हैं अगर तो इसमें हमें क्रीनेटेड RBC दिखें। क्रीनेशन का क्या मतलब होता है, ओल्ड डीजेनरेटिंग RBC होते हैं वो हमें दिख जाएं, तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है पेशेंट को। सो इस स्लाइड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर विजुअल एग्जामिनेशन करनी हो आपने इसकी CSF की, तो आप ट्यूब 1 यूज करोगे या ट्यूब 2। तो हमेशा हम ट्यूब 2, 3, 4 कोई भी ऑप्शन होगी उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो किस वजह से अगर हमें पुराने सेल्स दिखते हैं, पुराने RBC दिखते हैं, तो वो क्या चीज इंडिकेट करते हैं, तो आपको वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है, कोई हेमरेज हुआ है तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर उसको वो शो करता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विजुअल एग्जामिनेशन में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक थे विजुअल एग्जामिनेशन तक वो हमने कर लिए हैं। तो अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका हाफ पार्ट हम फिर करेंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।